देखिए, अगर जो भी MZ2 ज्योग्राफी लिए हैं, MZ2 की परेशानी आप लोग छोड़ दीजिए। बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। आपका जो यूनिट है ना, बहुत ही साधारण यूनिट है, क्योंकि जो भी यूनिट के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, आप अगर वीडियो को देख चुके होंगे, आप अनुमान लगाए होंगे ये सारे क्वेश्चन पिछले कक्षाओं में पढ़कर आप आए हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। किसी तरीके से कैसे भी आप लिख कर आओगे, फेल नहीं करोगे। इसीलिए आप लोग MZ2 की तैयारी बिल्कुल छोड़ दीजिए। हम आपको पूरे डिटेल से करवा देंगे, एग्ज़ाम से पहले आपके क्वेश्चन पेपर से पहले करवा देंगे कंप्लीट। बिंदास रहिए। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, MZ3 को छोड़ना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे कि ये तो प्रैक्टिकल है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हालांकि प्रैक्टिकल है, लेकिन इसे भी पढ़ना है, अच्छे से डिटेल से आपको देखना है। कॉलेज में आपको कांटेक्ट करना है कि सर MZ3 की तैयारी करवाइए, या फिर इसके रिगार्डिंग आप हमें कुछ नोट्स वगैरह कुछ भी प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम करवाएंगे, कंडक्ट करवाएंगे, वो आपके कॉलेज द्वारा होगा और वही अपने से नंबर देंगे। यानी अगर जिनका कॉलेज का टीचर या कॉलेज अच्छा होगा, तो वाकई में प्रैक्टिकल नंबर अच्छा मिलने वाला है और आपका एग्ज़ाम पेपर भी बहुत अच्छा जाने वाला है, नंबर भी अच्छा उठने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से सोच समझ कर तैयारी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, भारत में चावल के उत्पादन और वितरण का वर्णन कीजिए। ये कक्षा 12वीं में भी थी ज्योग्राफी में, और यही चीज़ यहाँ भी है। तो वो भी क्वेश्चन अगर याद है तो उसे आप अपने से घुमा फिरा के लिख सकते हो, अपने से बनाकर भी लिख सकते हो। जैसे पॉइंट्स 12वीं में था, उसी तरीके से यहाँ भी पॉइंट्स बनाकर लिखोगे। किसी का माई का लाल भी एक नंबर नहीं काट सकता है, क्योंकि कक्षा 12वीं में भी सही तरीके से बताया गया है और इसमें भी सही तरीके से बताया गया है। हाँ, हालांकि इसमें थोड़ा सा पन्ना ज़्यादा भरना होता है, तो आपका माइंड उतना विकसित हो चुका है कि आप खुद से बनाकर लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इसके उत्तर में लिखेंगे चावल का महत्व और इसका इतिहास। अगर मैं परिचय लिखता तो ये हेडलाइन आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पर हमने वाकई में क्या लिखा है। परिचय से आप लोग अगर जल्दबाजी में पढ़ोगे PDF से, तो उससे क्या होगा कि चलिए चावल के बारे में कुछ परिचय दे देते, लेकिन आपको मैं पूछूं चावल के बारे में परिचय क्या दोगे, तो इनके महत्व के बारे में और इसके इतिहास के बारे में ही परिचय दे दीजिएगा। तो चावल भारत की प्राचीन कृषि परंपरा का हिस्सा है। आपको पता है कि आज से 10,000 साल पहले खेती बाड़ी स्टार्ट हुआ था, यानी कृषि प्रणाली स्टार्ट हुआ था, और यह देश की खाद्य संस्कृति और परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। देश की खाद्य संस्कृति का मतलब होता है बहुत ही पुराने टाइम से हम लोग जो खाद्य पदार्थ है, जिसमें खाद्यान्न है आपका, यानी अनाज जो उगाते हैं, वो परंपरा से चली आ रही है। हम लोग उसी को उगाते हैं, उसको उसकी बुआई करते हैं, उसकी कटाई करते हैं, उसके बाद फिर उसी को हम लोग चावल के रूप में खाते हैं। भारत में चावल की खेती 5,000 साल पहले शुरू हुई थी। अब देखिए, खेती बाड़ी तो स्टार्ट हो चुका था 10,000 साल पहले, लेकिन भारत में यानी इस देश में भारत में चावल की खेती 5,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी, और यह सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान विकसित हुई थी। चावल मुख्य रूप से मानसून आधारित कृषि पर निर्भर करता है। यानी आपको पता है कि चावल जो है ना, वो मानसून पर ही निर्भर करता है। मानसून का मतलब जो बरसात का मौसम होता है, उसी पर ही डिपेंड करता है। इसे उष्णकटिबंधीय या फिर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। यानी आप इसे उष्ण कटिबंधीय भी जलवायु बोल सकते हो या फिर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, दोनों में से कोई एक लिखिएगा। चावल जो है वो भारतीय भोजन का सबसे अहम हिस्सा है। देश की 60% आबादी के लिए यह मुख्य खाद्य पदार्थ है। यानी देश की लगभग 60% जनसंख्या है ना, वह चावल पर ही निर्भर रहता है। दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत जैसे क्षेत्रों में इसे दैनिक आहार के रूप में खाया जाता है। यानी दक्षिण भारत, यानी दक्षिण वाला जो एरिया है, तमिलनाडु, केरल, बेंगलुरु, ये सब जो एरिया है ना, और इसके अलावा जो आपका पूर्वोत्तर वाला एरिया है, यानी वेस्ट बंगाल, आप झारखंड भी ले सकते हो, या फिर पूर्वी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में क्या है, दैनिक आहार के रूप में चावल को खाया जाता है। यानी दिनचर्या एवरीडे खाया जाता है। इसके अलावा चावल देश के कृषि निर्यात में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी हम लोग अपने देश से दूसरे देश में चावल को भेजते हैं। भारत जो है ना, वो बासमती चावल या फिर गैर बासमती चावल, चावल में बहुत सारे हिस्से होते हैं, किस्म होते हैं, तो उनमें से एक बासमती चावल भी होता है, और इसके अलावा जो भी चावल होते हैं उसको गैर बासमती बोला गया है। तो दोनों प्रकार के चावल को भारत से दूसरे देश में भेजा जाता है। यानी एक प्रमुख निर्यातक, यानी भेजना, निर्यातक का मतलब होता है भेजना, इसे भेजा जाता है, प्रमुख है, बहुत ही खास है, यानी बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग भेजते हैं। अब आते हैं भारत के चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र के बारे में देखते हैं। भारत में चावल का उत्पादन पूरे देश में किया जाता है। भारत में जो चावल का उत्पादन है वह पूरे देश भर में किया जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्र चावल उत्पादन में अग्रणी है। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी क्षेत्र में चावल का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो, अलग अलग तरीके से होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। जलवायु वहाँ की अच्छी होगी, चावल के अनुकूल होगा, मिट्टी उपजाऊ होगी, वहाँ की जो वर्षा की जो मात्रा है वो अच्छा होगा, सिंचाई की सुविधा होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी जिस कारण से वहाँ पर चावल की खेती अच्छी होती है। तो इनमें से कुछ क्षेत्र है जैसे कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये सारे ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर चावल की खेती यानी उत्पादन ज़्यादा होता है।
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है। क्षेत्र में हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहला पश्चिम बंगाल क्षेत्र यह भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। यहाँ चावल की खेती प्रमुख रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में होती है। देखिए यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर इसके बारे में नहीं जानते हो तो जैसे कि अगर कोई नदी बहती है तो इस नदी के द्वारा बहुत सारे कचड़े, सड़े गले चीज़, अवसाद वगैरह बहा कर लाते हैं। और इसमें क्या होता है कि ऐसे अगर कहीं मुड़ रही है नदी तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सारी जो कचड़े होते हैं ना, जो सारे डेल्टा होते हैं, वो चीज़ यहाँ पर जमा होकर एक मिट्टी का निर्माण करती है। और इस मिट्टी को ही डेल्टा बोला जाता है, इस भूमि को ही डेल्टा बोला जाता है। यानी ये जो मिट्टी है ना वो बहुत उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि ये जो नदी है वह सड़े गले चीज़ों को बहा कर लाकर यहाँ पर मिट्टी के रूप में ये बना रही है। तो गंगा नदी के द्वारा या फिर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो भी डेल्टा का निर्माण होता है, यानी जो धरती का निर्माण होता है, ज़मीन का निर्माण होता है, भूमि का निर्माण होता है, वो बहुत ही उपजाऊ होता है। और इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि पश्चिम बंगाल में चावल की खेती प्रमुख रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाओं के क्षेत्र में होती है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश। यह राज्य धान उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पहला तो हमने देख लिया पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के कारण चावल का उत्पादन अधिक है। यहाँ सिंचाई की सुविधा है, वहाँ पर मिट्टी उपजाऊ था। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं पंजाब हरित क्रांति का केंद्र रहा है। हरित क्रांति के बारे में पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया था। तो पंजाब क्या है, एक हरित क्रांति का केंद्र रहा है। यहाँ चावल की उच्च उपज प्राप्त करने के लिए उन्नत कृषि तकनीकों और सिंचाई का उपयोग किया जाता है। इससे पहले दो क्षेत्रों में क्या देखा कि वहाँ पर जरूरी नहीं कि तकनीकी व्यवस्था के आधार पर कृषि की जाती होगी। वहाँ पर हमने क्या क्वालिटी देखी कि एक तो नदी के द्वारा यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो भी डेल्टाओं का निर्माण है, तो वहाँ पर भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए वहाँ पर खेती अच्छी तरीके से होती है। इसके अलावा दूसरे क्षेत्र में क्या देखा कि वहाँ की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, यानी वहाँ पर सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था पूरे तरीके से मौजूद है। लेकिन यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर क्या है, तो यहाँ पर हरित क्रांति का केंद्र रहा है। हरित क्रांति का मतलब है हरित क्रांति के द्वारा अच्छे तकनीक का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाना स्टार्ट हुआ और अच्छे बीज, अच्छे गुणवत्ता वाले बीज का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। तो इस कारण से भी यानी उन्नत कृषि तकनीकों के कारण और सिंचाई के उपयोग से भी पंजाब में बहुत ही अच्छा चावल की खेती और उपज होती थी, इसका पैदावार उत्पादन होता था। अब आते फोर्थ नंबर तमिलनाडु और कर्नाटक। तो दक्षिण भारत के ये राज्य चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु और कर्नाटक भी, इन क्षेत्रों में चावल को रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाया जाता है। मतलब रबी का मतलब हो गया समझिए सिंपल वे में ठंड का मौसम, और खरीफ का मतलब समझिए बरसात का मौसम, मानसून का मौसम। तो हम लोग ये झारखंड एरिया में या बहुत सारे एरिया में क्या होता है कि खरीफ फसल के रूप में हम लोग चावल को उगाते हैं, फसल के रूप में, यानी बरसात में ही हम लोग उगाते हैं। क्या फिर काटने के बाद दोबारा हम लोग ठंड में चावल लगाते हैं या गर्मी में लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र में 2 बार चावल की खेती होती है, रबी और खरीफ दोनों मौसम में। अब यहाँ पर देख लेते हैं चावल की खेती की प्रक्रिया, कैसी कैसी प्रक्रिया है। क्षेत्र के बारे में हमने जान लिया। तो चावल की खेती मुख्य रूप से मानसून पर आधारित है। इसकी खेती के लिए जलवायु, मिट्टी और पानी की भरपूर या प्रचुर मात्रा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जलवायु अच्छा ना हो तो भी चावल की खेती अच्छी नहीं होगी, मिट्टी अगर सही नहीं हो, उपजाऊ नहीं हो तो भी नहीं होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी, इसकी भी अगर मात्रा कम हो जाएगी तो भी चावल की खेती नहीं होगी। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं सभी पॉइंट्स को। सबसे पहले भूमि की तैयारी। चावल की खेती करने की प्रक्रिया में सबसे पहले ज़मीन को तैयार किया जाता है, जैसे कि जोता जाता है, उसकी जुताई की जाती है, ठीक है, और समतलीकरण किया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जुताई करते हैं इस तरीके से, फिर इसको क्या करते हैं, समतल करते हैं, पूरा प्लेन करते हैं, आपको पता ही होगा, ताकि पानी आसानी से संचित हो सके, सभी जगह पानी ज़मीन के अंदर जा सके। दूसरे नंबर पर बीज का चयन और रोपाई। हम लोग क्या करते हैं, फिर दूसरी बार में बीज का चयन करते हैं। चावल अच्छे उत्पादन के लिए अगर बीज अच्छा और उन्नत किस्म का हो, अगर हम उसका चयन करते हैं तो चावल का पैदावार भी बहुत ही ज़्यादा होता है। बीज को पहले अंकुरित किया जाता है पानी में डाल के, फिर खेती में रोपाई की जाती है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है, पानी में डाल के मतलब खेत में डाल के, पहले क्या करते हैं हम लोग, अंकुरित करते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा बड़ा होने देते हैं, फिर उसके बाद उसको उखाड़ते हैं चावल को, फिर उसकी रोपाई करते हैं, है ना, धान रोपाई। अब तीसरे नंबर पर देखिए सिंचाई। चावल की खेती को पानी से भरा रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सूख गया खेत तो समझिए चावल की खेती अच्छी नहीं होगी। भारतीय मानसून के दौरान यह कार्य आसान हो जाता है। भारत में जो मानसून आता है यानी बरसात का मौसम आता है, इससे खेत में पानी का होना ये बहुत ही आसान हो जाता है काम। लेकिन सिंचाई प्रणाली इसकी निर्भरता को कम करती है। लेकिन जो सिंचाई प्रणाली है इसकी निर्भरता को क्या करता है, कम करता है। मतलब जैसे अगर बरसात का मौसम आ जाता है तो हम लोग सिंचाई पर थोड़ी ना निर्भर रहते हैं, क्या मशीन वगैरह लगाते हैं, तो सिंचाई प्रणाली की निर्भरता बिल्कुल कम हो जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका खाद्य और उर्वरक।
इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, खेतों में अच्छे अच्छे खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, जैसे कि जैविक और रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग करते हैं। चावल की उपज को बढ़ाने में यह मदद करती है। इसके बाद देखिए कीट और रोग प्रबंधन। अच्छा, चावल की खेती हम लोग करते हैं तो बहुत सारे कीड़े या फिर बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, तो उसको भी हम लोग दूर करने के लिए कुछ यहाँ पर कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, या फिर इसके अलावा जो भी चीज़ें हम लोग तकनीक यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ों का निवारण करने के लिए हम लोग करते हैं। चावल की खेती में कीटों और बीमारियों का प्रकोप आम है। चावल की खेती में जो कीट लगते हैं या फिर जो बीमारियां होती है वो बहुत ही आम है। इसके लिए किसानों को समय समय पर कीटनाशकों और फफूंदनाशकों का उपयोग करना पड़ता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका कटाई और थ्रेसिंग। यानी अगर फसल तैयार हो जाता है तो फसल तैयार होने के बाद उसकी कटाई करते हैं, फिर उसको सुखाकर फिर उससे भूसी निकाली जाती है, फिर चावल अलग हो जाता है। ठीक है, चावल इस तरीके से होगा, चावल अलग हो जाता है। उसके बाद फिर हम उसका उपयोग करते हैं खाने में या फिर उसको बेचने में अलग अलग तरीके से। तो ये हो गया आपका उत्पादन प्रक्रिया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे भारत में चावल, ये मिस प्रिंट है, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा। भारत में चावल की कई किस्में उगाई जाती है, उनमें बासमती चावल और गैर बासमती चावल प्रमुख है। तो अच्छा, चावल के उत्पादन में भी अलग अलग किस्म के चावल उगाए जाते हैं, तो ये उत्पादन वाले पॉइंट्स में ही इसे लिखिएगा, वितरण में नहीं। ठीक है, क्योंकि आप इसे अगर लिख दीजिएगा एग्जामिनर के माइंड में इंप्रेशन बनेगा कि इसको चावल के बारे में आता है। तो देखिए पहले नंबर पर आपका बासमती चावल, यह भारत की विशिष्ट और सुगंधित किस्म है। अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो इतना लिखिएगा, यह भारत की चावलों में सबसे विशिष्ट किस्म की चावल है, सबसे प्रमुख किस्म की चावल है, जो प्रमुख रूप से उत्तर भारत जैसे कि हरियाणा, पंजाब और झारखंड में उगाई जाती है। दूसरे नंबर पर आपका गैर बासमती चावल, यह देश के अधिकांश हिस्सों में उगाया जाता है, यानी सभी क्षेत्र में यह उगाया जाता है। जबकि बासमती जरूरी नहीं कि सभी क्षेत्र में उगाया जाता हो, यह किसी खास क्षेत्र में ही होता है। और गैर बासमती चावल कई प्रकार के किस्में शामिल है इसमें, जैसे कि IR64, स्वर्णा और समृद्धि। ठीक है, तो ये अलग अलग है। इसके अलावा आपको भी पता होगा तो आप उसे भी मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा भारत के पैदावार के लिए, उत्पादन के लिए, यानी भारत में चावल की उन्नत किस्मों को विकसित करने के लिए, अच्छे अच्छे किस्म के चावल को डेवलप करने के लिए कई शोध संस्थान भी कार्यरत है, यानी अच्छे तरीके से इसका पैदावार और बढ़े और विकास हो और इसका अच्छा उन्नत किस्म वाला बीज निर्माण हो, इसके लिए रिसर्च भी किया जा रहा है, जिनमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और क्षेत्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी शामिल है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं चावल उत्पादन में क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है, क्या क्या आपको फेस करना हो सकता है चीज़ें। तो चावल उत्पादन में भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो निम्नलिखित है। पहला, जल संकट। चावल की खेती के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन जल संसाधनों की कमी के कारण चावल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ तो आपको पता है कि चावल की खेती के लिए जल बहुत ज़रूरी है, अगर जल की कमी हो जाएगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा आपका जलवायु परिवर्तन। मानसून की अनिश्चितता और ग्लोबल वार्मिंग के कारण चावल उत्पादन में कमी हो सकती है। जैसे कि अगर मानसून सही टाइम पर नहीं आता है तो आपके खेतों में बरसात के मौसम में वर्षा नहीं होगी और इससे क्या होगा, इस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब जो प्रदूषण फैलता है, बहुत ज़्यादा शीत वगैरह जो गिरती है या फिर अम्लीय वर्षा जिसको बोलते हैं, तो इस कारण से भी प्रभाव पड़ता है चावल की खेती में। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका मिट्टी और उर्वरता में गिरावट। अगर मिट्टी में अगर उर्वरक की शक्ति नहीं हो, ठीक है, तो भी आपका फसल अच्छा नहीं होगा। लगातार फसल चक्र और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में उर्वरक शक्ति कम हो रही है। यानी हम लोग जिस चीज़ के लिए रासायनिक खाद या फिर जो भी रासायनिक चीज़ें डालते हैं ज़मीन में, तो उससे हालांकि पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन आने वाले टाइम में लगातार ऐसा ही करते रहेंगे तो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए सलाह दिया जाता है कि जैविक खाद या फिर जैविक चीज़ों का ही निर्माण करें, मतलब उसका उपयोग करें खेतीबाड़ी में खाद्य के रूप में। आगे देखिए फोर्थ नंबर, कीट और बीमारियाँ। कीट और रोग चावल की फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इनसे भी निपटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा मात्रा में अगर बीमारी हो जाती है तो फिर बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, जिससे चावल के पैदावार में गिरावट हो सकती है। आगे देखिए 5 नंबर, मजदूरी की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी की लागत बढ़ रही है, जिससे किसानों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि जो मजदूर है ना, वो मजदूरी उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है, पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, जिस कारण से किसान जो है, जो गरीब किसान है गाँव में, उनको खेतीबाड़ी करवाने में, मजदूर को अपने खेत में काम लगवाने में बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सभी रणनीतियों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है चावल की खेती करने के लिए। तो इसके अलावा सरकार भी बहुत सारे नीतियों से हमें सहायता प्रदान करती है। सरकार का भी प्रयास होता है कि किसानों की मदद की जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर हरित क्रांति द्वारा आपको पता है कि बहुत ज़्यादा किसानों को लाभ मिला था। सकारात्मक के तौर पर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पूरे एक्सप्लेन किया था अच्छे तरीके से।
तो हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई। हरित क्रांति ने चावल उत्पादन में वृद्धि की। उच्च उपज यानी ज़्यादा पैदावार वाली किस्मों और उन्नत तकनीकों ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया। यानी हरित क्रांति जैसे ही आई तो उसके बाद पैदावार बढ़ा, अच्छे अच्छे किस्म के जो बीज आए उससे किसानों को लाभ हुआ और जो भी किसान थे जो गरीब होते जा रहे थे वो आत्मनिर्भर बन गए। आगे देखिए नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर पर कृषि योजनाएं। कृषि योजनाएं जैसे सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती है किसानों के लिए, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने और चावल उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसके द्वारा भी किसानों को लाभ पहुँचाया जाता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर देखते हैं सिंचाई योजनाएँ। जी हाँ, सिंचाई करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY के तहत किसानों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि किनको मिल रही है किनको नहीं मिल रही है, धरातलीय रूप में वाकई में सरकारी योजना किसानों को पूरे तरीके से लाभ इनको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ये तो आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP। सरकार चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। यानी इसके द्वारा क्या होता है, सरकार चावल के लिए एक दाम फिक्स करती है। उससे क्या होता है कि किसान के हर घर में जाकर सरकार क्या करता है, चावल खरीदती है एक अच्छे दाम पर। इससे किसानों को अच्छा दाम मिल जाता है और उसको लाभ भी हो सकता है इसके द्वारा। 5 नंबर, सरकारी योजनाओं में शोध और विकास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सरकार की तरफ से चावल की उन्नत किस्में और तकनीकों को विकसित करने के लिए शोध कार्य निरंतर जारी है। यानी ये सारे रिसर्च भी सरकार के अंडर में ही किए जाते हैं। ओवरऑल हम यह बता सकते हैं कि भारत में चावल उत्पादन कृषि क्षेत्र एक अहम हिस्सा है जो न केवल देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है बल्कि करोड़ों किसानों की आजीविका का भी स्रोत है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे चावल का वितरण। उत्पादन हमने देख लिया, तो भारत में चावल का वितरण, पहले वितरण का मतलब समझिए, चावल पैदा हो गया, इसका पैदावार हो गया, अब हम लोग चावल को क्या करेंगे, इसको बाज़ारों में बेचेंगे या फिर इसको क्या करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर वितरण में पढ़ना है। भारत में चावल का वितरण एक जटिल यानी कठिन और बड़ी प्रक्रिया है। इतना आसान नहीं है चावल को बेचना या फिर इसका वितरण करना, जो देश की विशाल आबादी और अनेकों प्रकार के भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संचालित की जाती है। चावल भारतीय भोजन का प्रमुख हिस्सा है। विशेषकर पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में चावल का वितरण विभिन्न स्तरों पर होता है, जिसमें उत्पादन, परिवहन, भंडारण, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की पूरी श्रृंखला है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, चावल के वितरण में उत्पादन, परिवहन, उत्पादन तो हमने देख लिया, परिवहन, भंडारण, उपभोक्ताओं तक इसको कैसे पहुंचाया जाए, यानी जो चावल खरीदते हैं, जो चावल खाते हैं या जिनको चावल लेना है, खरीदना है, जो किसान नहीं है, उन तक कैसे पहुंचाया जाए, यही चावल का वितरण कहलाएगा अगर हम इसे डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पहले पॉइंट्स पर चावल वितरण की संरचना कैसी होती है, बनावट कैसा होता है। तो चावल वितरण की प्रक्रिया को कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहले नंबर पर उत्पादन केंद्र, ये जो पॉइंट्स है ना, इसे कभी भूलिएगा मत। तो किसान जो है वो चावल का उत्पादन कर स्थानीय मंडियों में भेजता है। किसान क्या करता है, अपने खेतों में चावल पैदा करता है, उत्पादन करता है मेहनत से। उसके बाद जो भी उसके आस पड़ोस में बाज़ार होती है छोटे छोटे या फिर मंडी व्यवस्था होती है, वहाँ पर वो उसे जाकर क्या करता है, बेचता है। इन मंडियों में सरकारी और निजी खरीद एजेंसियां सक्रिय होती है। अच्छा, उन मंडियों में भी जो सरकारी एजेंसी होती है या फिर प्राइवेट वाले जो होते हैं वो भी यहाँ पर क्या करते हैं, इन किसानों से चावल खरीदते हैं। सरकारी एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का मतलब हो गया कि सरकार अच्छे दामों में किसानों से चावल खरीद लेती है। तो सरकारी जो एजेंसी होती है वो MSP के द्वारा चावल खरीदती है ताकि किसानों को अच्छा मूल्य मिल सके। यह चावल बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS, जो हम लोग कोटा बोलते हैं ना, जिसमें हम लोग अंगूठा लगा के अभी चावल लेने के लिए जाते हैं 5 किलो, और इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा क्या होता है, इसके माध्यम से गरीब और निम्न आय यानी जिसका आय कम हो, जो कम कमाता है, उस वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। यानी हमारे देश में नेता तो भाषण देते हैं कि गरीबी हमने ख़त्म कर दी है। तो जब गरीबी ख़त्म हो गई है तो फिर ये जो यहाँ पर गरीब लोगों को चावल बांटने का 5 किलो भीख के तौर पर देने वाला जो काम हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, इतना याद रखिएगा, चाहे जो भी सरकार हो। अगर ये 5 किलो वाला चावल जिस दिन बंद हो गया, हर घर में हर युवाओं को अगर रोज़गार पूरे तरीके से मिल गया, हर घर के युवा अगर बेरोज़गार नहीं रहेंगे, तो यकीन मानिए तभी देश सक्सेसफुल है। ये 5 किलो चावल बांटने से कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अब भले आप जो भी बोल लो। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि चावल उत्पादन जब हम लोग करते हैं उसके बाद फिर सामने वाले बाज़ार में उसको मंडियों में जाकर बेचते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर गैर सरकारी या फिर सरकारी यानी प्राइवेट या फिर सरकारी संस्था हमें क्या करती है, चावल को खरीदती है किसानों के द्वारा MSP के द्वारा, यानी एक अच्छे दाम के आधार पर। MSP मैं अच्छा चीज़ मानता हूँ, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा है।
ये ख़राब नहीं है। इससे क्या होगा जानते हो, दलाल बैठे हुए रहते थे, चावल को किसानों से कम दामों में खरीद कर, और वो जो दलाल था वो जाकर दूसरे जगह पर ज़्यादा दामों में बेचता था। ये व्यवस्था इससे ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार के लिए। इसके बाद सरकार इनसे चावल खरीद के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा गरीबों को दे देती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग अब भंडारण के बारे में पढ़ेंगे। तो सरकारी और निजी गोदामों में चावल का भंडारण किया जाता है। सरकारी और प्राइवेट, ठीक है, यानी निजी गोदामों में, गोदाम होता है जहाँ पर चावल को जमा किया जाता है, भंडार किया जाता है। सरकारी गोदाम जैसे कि भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के गोदाम देश भर में खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। इसके अलावा राज्य स्तरीय एजेंसियाँ भी चावल में भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हो गया आपका भंडारण, जिसमें सरकारी व्यवस्था भी होती है, प्राइवेट व्यवस्था भी होती है और इसको भंडारण किया जाता है। अब आगे देखते हैं परिवहन। जमा तो कर लिए, अब इसको ले जाना है। तो भंडारण के बाद चावल को रेल, सड़क और जल मार्ग के माध्यम से विभिन्न राज्यों और शहरों में भेजा जाता है। यानी जब हम लोग जमा कर लिए, भंडारण कर लिए, अब इसको क्या करना है, भेजना है। तो इसके लिए रेल व्यवस्था या फिर सड़क के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा, मालगाड़ी जो होती है, ट्रकें होती है उसके द्वारा, या फिर जल मार्ग, विदेश भेजना है तो हम लोग जल मार्ग का उपयोग करते हैं। तो नावों में भी, बड़े बड़े नाव जहाज़ जो होते हैं, पानी जहाज़, उसमें भी चावल दूसरे देश में हम लोग क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, भेजते हैं। विभिन्न राज्यों और शहरों में भेजा जाता है। परिवहन में भारतीय रेलवे एक प्रमुख भूमिका निभाता है। देश के दूरस्थ क्षेत्रों चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और निजी दोनों परिवहन का माध्यम उपयोग किया जाता है। यानी दूर के क्षेत्र में सरकारी जो परिवहन है, जैसे कि सरकारी रेलवे या फिर जो भी चीज़ें हैं, इसके अलावे जो प्राइवेट चीज़ें हैं, ट्रक हो गए, ट्रक गाड़ियों में भी जाती है, वो तो प्राइवेट है। इसके अलावा रेलवे भी कुछ दिनों में प्राइवेट होने वाला है, यकीन मानिए कुछ रेलवे प्राइवेट हो चुकी है। तो सरकारी गाड़ियों के अलावा निजी गाड़ियों में भी या फिर परिवहन के माध्यम से भी क्या करते हैं, हम लोग चावल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये हो गया आपका परिवहन। अब इसके बाद देखते हैं वितरण चैनल। वितरण चैनल का मतलब होता है कि चावल को कहाँ कहाँ भेजा जाता है, परिवहन से, रेल के माध्यम से, या फिर जो भी गाड़ियाँ होती है उसके माध्यम से किस जगह पर भेजा जाता है, वही हो गया वितरण चैनल। तो पहले नंबर पर देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस जगह पर भेजा जाता है। इसके बारे में हमने अभी देखा, यानी PDS भारत में गरीबी और ज़रूरतमंदों को सस्ते दरों पर चावल उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके तहत राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब परिवार को रियायती दरों पर चावल उपलब्ध कराया जाता है कम दामों में। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भेजा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए खुला बाज़ार। तो खुला बाज़ार क्या है, तो खुले बाज़ार में चावल की बिक्री निजी व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के द्वारा किया जाता है। खुला बाज़ार जो होता है ना, जो मंडी या फिर बाज़ार जो लगता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर चावल को खरीद सकता है, तो उसी को खुला बाज़ार बोला गया। वहाँ पर क्या होता है, निजी व्यापारियाँ रहती है, निजी जो व्यापारी रहते हैं ना, वो चावल को खरीदते हैं। तो वो सारे विक्रेताओं द्वारा वहाँ पर थोक व्यवस्था में चावल को खरीदा जाता है, यानी सीधा वो 50 कुंटल, 20 कुंटल, 30 कुंटल इस तरीके से खरीदते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से बाज़ार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका निर्यात, यानी भारत से दूसरे देशों में भी भेजना। यानी इसके अलावा कहाँ कहाँ पर भेजा जाता है, पहला तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दूसरे नंबर पर हमने देखा बाजार मंडी, तीसरे नंबर पर हमने क्या देखा, भारत से बाहर भी भेजा जाता है। भारत बासमती और गैर बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। ये लाइन जरूर लिखिएगा। यानी भारत में क्या होता है, जो चावल, बासमती चावल या फिर गैर बासमती जो चावल उपजाई जाती है, उसको बाहर देश में भेजने का प्रमुख निर्यातक है। इसके अलावा भारत चावल दुनिया भर में अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसे कई देशों में जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, अमेरिका और यूरोपीय देशों में भेजा जाता है। इसके अलावा देखिए राज्य सरकार की योजनाएं, फोर्थ नंबर पर कई राज्य सरकारें अपनी विशेष योजनाओं के माध्यम से सस्ते दरों पर चावल का वितरण करती है, जैसे कि तमिलनाडु 1 रुपये किलो चावल योजना। यानी यहाँ पर क्या होता है, ये जो कई सरकारी योजना है जिसके द्वारा सरकार क्या करती है, चावल का जो दर है ना वो बहुत ही कम में 1 रुपये किलो जैसे तमिलनाडु में करके चावल क्या करती है, बांटती है, वितरण करती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका वितरण के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है। तो सबसे पहले नंबर पर भ्रष्टाचार। जी हाँ, जैसे कि PDS में भ्रष्टाचार और कालाबाजारी बड़ी समस्याएं हैं। PDS मतलब वही वितरण प्रणाली, कोटा में, इसमें भी भ्रष्टाचारी होती है, कालाबाजारी होती है। कई बार चावल की आपूर्ति सही लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। जी हाँ, अभी अगर आप देखिएगा कोटा में चावल लेने के लिए जाते हैं तो बाइक से लेकर जाते हैं, ठीक है, या फिर बड़े बड़े अच्छे बाइक में जाते हैं। तो उनके पास जब बाइक है तो फिर वो 5 किलो चावल क्यों लेने के लिए जाते हैं, आप सोचिए ना, मन से सोचिए, दिल से सोचिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको वो 5 किलो चावल भी नसीब नहीं होता है। अभी अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ी देर के लिए आपको तकलीफ़ लगेगा, लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई है। सरकार ने अभी मैया सम्मान योजना लागू किया था।
लेकिन इस मैया सम्मान में क्या सभी को ये 1,000 रुपये की ज़रूरत थी? बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके खाते में 1,000 गया और उन पैसों से वह चावल रोटी खरीदे, वाकई में हक में गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस 1,000 रुपये से कोई मोबाइल रिचार्ज करा रहा है, तो कोई इस पैसे को दारू में, मुर्गा में या किसी तरीके से उड़ा रहा है। तो इतने हज़ार करोड़ लोगों के पास जो पैसे गए जिनको ज़रूरत नहीं थी, वो पैसे सही जगह अगर लगाया जाता तो वाकई में देश का विकास होता, राज्य का विकास होता। लेकिन क्या सही तरीके से यहाँ पर विकास की प्रणाली अपनाई जा रही है? ये बिल्कुल गलत है, मैं इसे गलत मानता हूँ। कई लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है इसी के कारण। आपको पता है खजांची के बारे में, खजांची क्या होता है? नहीं पता है, आप पॉलिटिकल चीज़ें नहीं जानते हो, अभी भी बेसिक चीज़ें ही जानते हो। तो हम लोगों को पता है कि कितना बजट यहाँ पर निकाला गया है इस चीज़ों को बांटने के लिए, जिस कारण से पूरे तरीके से जहाँ पर राज्य में लोग टैक्स देकर पैसे जमा करते हैं सरकार के खजांचे में, वो जनता का पैसा होता है, उसका गलत उपयोग हो रहा है। वही चीज़ें सही तरीके से अगर लगाई जाती तो वाकई में देश विकास होता। जब तक लोग अनपढ़ रहेंगे, सही से पढ़ेंगे नहीं, सरकार की गलत नीतियों को समझ नहीं पाएंगे। तो भ्रष्टाचार में हमने देख लिया किस तरीके से भ्रष्टाचारी होती है। अब यहाँ पर देखते हैं भंडारण में हानि। उचित भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण बड़ी मात्रा में चावल बर्बाद भी हो जाते हैं। लॉजिस्टिक समस्याएं, अब ये क्या है? तो दूर दराज के इलाकों में चावल की आपूर्ति में भी बाधाएं आती है। तो आप इसे ज़रूरी नहीं है कि इसे लिख सकते हो, ठीक है, बाकी आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। चावल उत्पादन और वितरण भारत की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी चावल का उत्पादन और इसका वितरण बहुत ही ज़्यादा गाँवों के अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और कृषि का विकास करने के लिए भूमिका निभाती है। यह न केवल करोड़ों लोगों का भोजन है, बल्कि यह लाखों किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। उचित प्रबंधन, यानी अगर चावल का अच्छे से प्रबंधन किया जाए, आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए, सरकार की सहायता से भारत चावल उत्पादन और वितरण में और अधिक सुधार कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हो इसी तरीके से नोट्स बनाइएगा और नए व्यूअर के पास जरूर इस वीडियो को पहुंचाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।